कभी कभी क्या होता है ना कि हास्य कभी अपने आसपास के माहौल को देखकर लिखता है। जी सर। तो इस कविता के जितने भी बंद हैं वो सब सच्चाई है, मतलब लगभग, और कुछ मतलब कल्पना कम है, लेकिन जो सच में जो हुआ है उसके ऊपर अनुभव करके लिखा हुआ है। जी जी। जैसे मेरा एक इसमें छंद है जिसमें मेरे मामा जी ने मुझसे एक बार कहा था कि सुबह जल्दी उठ के दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। जी। तो मैं सुबह उठ गया एक बार 4 बजे। जी। तो जो हुआ वो कविता के माध्यम से सुना। सर स्वागत है सर। सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते चार दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता अपने आ गए, बिना पदक के रेस जीत गए, ऐसी थी रफ्तार दनादन। तो बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दें हम उपचार दनादन। क्या बात है सर, बहुत। तो मेरे एक दोस्त थे, उनको किसी ने चढ़ा दिया, बोले यार तुम चुनाव में खड़े क्यों नहीं होते? बोले तुम्हारा व्यवहार भी अच्छा है, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम लगा सकते हो। तो उस बेचारे ने खूब पैसा खर्च किया जी, और इतना पैसा खर्च किया कि वो खुद उधारी पे आ गया, और उधार मांग मांग के जैसे ही उसने चुनाव लड़ा, जमानत जब्त हो गई। एक तो कर्ज का और जमानत जब्त। अब वो हम लोगों से बोले कि यार तुम लोगों ने ऐसा चढ़ाया था, जमानत भी जब्त हो गई। तो हमने कहा तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, अच्छा, इस वजह से तुम हार गए हो। तो वहां से पंक्तियां निकल के आई कि एक दिन बहकर भावनाओं में खड़े हो गए हम चुनाव में, नेताजी कह कह कर लग गई चमचों की भरमार दनादन, हमको ही जितवाना प्यारे कर देंगे हम वारे न्यारे, वोट मांगने चले गए हम गली गली घर द्वार दनादन। क्या बात है। तो हम अपनी में मगन मस्त थे, लेकिन वोटर बड़े त्रस्त थे, हम पर सबने कसर उतारी देकर जूते चार दनादन। घेरे हमें मोहल्ला सारा, सबने मिलकर ऐसा मारा जैसे हमने ही कर डाले सारे भ्रष्टाचार दनादन। तो इस तरह से जो है सर, भ्रष्टाचार पे सर, अगर नेताओं पे सर 2 लाइन आप बताना चाहें आज के सर वर्तमान समय में, सर मजा आएगा सुनने में इस चीज का। एक मेरी रचना है, काफी प्रसिद्ध है। जी जी। एक नेता ने खाने में मांगा अचार, और ये भी एक सच्ची घटना है। अच्छा। हास्य की कविता दरअसल क्या होती है मैं आपको बताऊं जी। ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही है पूरा, कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो और फिर आपके अंदर कितनी पॉजिटिवनेस है उसको लेके। जी जी। तो हास्य कवि जो होता है गंभीर बातों से भी हास्य निकाल लेता है। जी बिल्कुल। वो तब निकाल पाता है जब आपके अंदर पॉजिटिवनेस हो, आप खुश हो अंदर से। जी। क्योंकि देखो ये जिंदगी जो है कैनवास की तरह होती है। बिल्कुल सर। और आप इस कैनवास पे हर तरह के रंग डालते हो, पेंटिंग बनाते हो, वैसी जिंदगी है, उसमें दुख भरे रंग भी होते हैं, खुशियों के रंग भी होते हैं। तो हर आदमी कोशिश करता है कि खुशियाँ मिलें, खुशियाँ बांटें, पेंटिंग जो हमारी बने वो एक सुंदर पेंटिंग बने। तो वैसे ही हास्य कभी भी ये सोचता है कि यार दुख तो पूरे जीवन में है ही, कहीं ना कहीं आप दुख से बच नहीं सकते, तो प्रयास ये करें कि हम कहीं ना कहीं से हास्य निकालने का प्रयास करें जी। तो वही हम करते हैं। अभी कुछ साल पहले की बात है, हमारी कॉलोनी में एक नेता आए और कुछ लोग जो है उनसे मिलने के लिए पहुंच गए, किसी के घर में वो ठहरे थे जी। खाने वाने पे बैठे खाना खा रहे थे। तो बातचीत में एक हमारी कॉलोनी के कोई सज्जन है, तो उन्होंने गुस्से में जो उनसे कहा कि भाई आपको भ्रष्टाचार करने से फुर्सत मिले तो आप हमारा काम करो जी, ना सड़कें हैं ना सीवेज है, इस तरह की बातें। तो नेताजी चिढ़ गए बातचीत, तो खाना खाते जा रहे हैं और गुस्से में बातचीत होती जा रही। तो इतने में एक भैया है, बोले कि अरे आप गुस्सा मत होइए, मेरी वाइफ ने बहुत अच्छा अचार बनाया है, ये अचार टेस्ट करो आप। जैसे तैसे खाना खाया, फिर बात हो गई, विवाद बढ़ गया। तो उन्होंने कहा कि यार चाय पिलाओ नेताजी को, आप गुस्सा मत करो, चाय तो पिए, सब चीजें होती रही। अब ये गंभीर मामला था, वहाँ लड़ाई हो रही थी जी। लेकिन चूंकि हास्य कवि हैं हम, तो हमने वहां से जो पंक्तियां निकाली जी सर, स्वागत है। हास्य में ऐसे ढाला कि एक नेता ने खाने में मांगा अचार, हमने दिया एक बार, उसने मांगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और जब मांगा 5वीं बार तो हमने कहा सरकार ये अचार है, भ्रष्टाचार नहीं। क्या बात है सर, बहुत बड़ी। इतना सुनते ही नेताजी चिढ़ गए, हमसे भिड़ गए। हमारी पत्नी बोली नेताजी माफ कीजिए, हम आपको नए फ्लेवर की चाय पिलाते हैं। नेताजी बोले भाभी जी जल्दी पिलाइए, आपके पति हमें बहुत सताते हैं। मेरी पत्नी ने फुर्ती दिखाई, किचन में गई और चाय की जगह पानी गर्म करके ले आई
क्या? नेताजी बोले ये क्या है, इसमें तो ना दूध है, ना पत्ती है, ना शक्कर है। हमने कहा नेताजी ये महंगाई का फ्लेवर है। बहुत ही सर तगड़ा था जी। इस तरह से व्यंग कविताएं। बैंक सर बहुत बढ़िया। सर एक चीज़ हम देखते हैं सर आज के समय में, मतलब कभी भी हास्य कविता लिखना सर एक आसान नहीं है बिल्कुल। तो सर आखिर एक अच्छी हास्य कविता लिखने के लिए सबसे ज़रूरी किन बातों पर ध्यान रखना होता है? मैंने आपसे अभी बताया कि सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होना चाहिए जी। आपके आसपास का माहौल, और आपके अंदर खुशी होना चाहिए। मतलब अगर देखो आपके अंदर ही दुख भरा हुआ है जी। आप किसी चीज़ को पॉजिटिव नहीं ले पा रहे हो, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, अच्छे माहौल से भी आप हाथ से नहीं निकाल सकते जी। लेकिन आपके अंदर अगर पॉजिटिवनेस है, आप खुश हो, अंदर से खुश हो सकते हो, तो आप कहीं से भी हाथ से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन चाहिए, उसके बाद फिर जो है आपके अंदर की खुशी होना चाहिए। सर जैसे कि हमने आपकी कविताएं भी सुनी आपके माध्यम से भी, और हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा सर, उन कविताएं बहुत लोग हंसाती हैं, इसमें कोई दरा नहीं है। लेकिन सर जब समाज पर तीखा व्यंग्य भी करती हैं वो, तो सर इन दोनों को संतुलन को बनाए रखना सर कितना मुश्किल होता है कि एक तरफ लोगों को हंसाना भी है और व्यंग्य भी करना है कि समाज में जो कुरीतियाँ चल रही हैं, तो सर दोनों का तालमेल बैठाना सर क्या? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देखो हास्य तो ये है कि हमने अभी कोई बात की, कोई चुटकुला भी सुना दिया तो आप हंस जाओगे जी। हास्य के नाम पे तो क्या है, अभी कोई आदमी चलते चलते गिर जाए तो आपको हंसी आ जाएगी, चल जाएगा, तो किसी भी बात पे हंसी आ सकती है। लेकिन आप व्यंग बड़ी बारीक विधा होती है, और व्यंग करते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जिसके ऊपर हम व्यंग कर रहे हैं जी। कहीं ऐसा ना हो कि वो व्यंग का असर गलत हो जाए। जी। व्यंग का मतलब ये होता है कि सामने वाले को पता चल जाए कि हम उसे ताना मार रहे हैं और उसको बुरा भी ना लगे, बिल्कुल। आजकल जैसे हो क्या गया है, हास्य और कॉमेडी के नाम पे आप देख रहे हो क्या क्या चल रहा है, कंटेंट के नाम पे अश्लील फुहड़ता हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वो व्यंग नहीं होता है। व्यंग जो होता है ऐसी बात होती कि हाँ, आजकल जैसे बहुत दुख भरी बात है, कवि सम्मेलनों में भी कवियों के ऊपर भी आरोप लगने लगे हैं और कवियों को आज़ादी नहीं मिल पा रही खुल के व्यंग करने की। जैसे हम किसी पे अगर व्यंग करते हैं और कोई नेता सामने बैठा हुआ है तो उनको बुरा लग जाता है, तो वो आपत्ति जताने लगते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले बड़े बड़े नेता सामने बैठते थे और हम उन पे व्यंग करते थे और वो हंस के जो है उस व्यंग को सुनते थे। लेकिन आजकल नॉर्मली भी अगर हम किसी की बात करते हैं तो आपत्ति हो जाती है। तो ऐसे में बड़ी ये जो है ना, आपने बात कही, बहुत मुश्किल होता है ये सब करना कि हम व्यंग ऐसा करें कि बुरा भी ना लगे और अपनी बात भी कह जाए। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि किसी का नाम ना आए, इशारों में बात हो जाए, वो करना चाहिए। लेकिन सर वर्तमान समय में देखें तो हमारी युवा पीढ़ी, सर अभी आपने ही बताया और हम भी देख रहे हैं कि जैसे कि हास्य कविता के नाम पे और फनी के नाम पे सर, जैसे कि समय रैना के शो में जो हुआ उन वाक्यों का प्रयोग किया गया जो शर्मसार था, तो सर क्या ये इसलिए हो रहा है कि जो हमारे युवा पीढ़ी आज के जो दर्शक हैं वो देखना पसंद कर रहे हैं, बढ़ रहा है ये? सर इनमें क्या आप क्या इस पर विचार अपना रखना चाहें? तो कुछ हद तक तो हम लोग भी गलत हैं। इन लोगों ने दरअसल क्या है, इसी को कंटेंट मान लिया है जी। जहाँ आपको हंसी नहीं आ रही वहाँ आप गाली दे दो। गाली को उन्होंने हास्य मान लिया। देखो आप क्या कॉमेडी, उसमें कोई सेंस है? कोई कॉमेडी नहीं है, सिर्फ गाली के। कहीं माता पिता को लेके अश्लील कॉमेडी बना रहे हैं, कहीं पड़ोसी को लेके बना रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है तो माँ बहन की गालियाँ दे देते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है कंटेंट के नाम पे, तो ये कोई कॉमेडी नहीं है। और दुख इस बात का है कि हाँ, आजकल के बच्चे इसको स्वीकार कर रहे हैं जी। वो समाज में इसको भाई उन्होंने ये कह दिया कि वो तो आम निजी ज़िंदगी में भी लोग गाली बकते हैं, तो निजी ज़िंदगी में तो आदमी बहुत कुछ करता है, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि हम प्लेटफॉर्म पे भी उसको ऐसे ही करें, सार्वजनिक मंच पे। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का एक तरीका होता है। अगर आप किसी को हंसाना चाहते हैं तो मर्यादा में रह के हंसाएं। और आपके इस जो आपने बात कही, तो मैं भी सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा जो भी आजकल के युवा हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि प्रयास कीजिए, ऐसी चीज़ को स्वीकार ना करें। जो हास्य की चीज़ है उस पर ही हंसें, ना कि गालियों को हास्य समझें। बहुत अच्छी बात सर। और युवाओं को ही समझना होगा, चीज़ों को उन्हें समझना होगा कि हमें क्या देखना है, किन चीज़ों को प्रमोट करना है। सर आपकी व्यक्तिगत जीवन पाते हैं आप सर एक हास्य कवि के साथ साथ एक अच्छे गीतकार भी हैं। सर ये हास्य कविता की रचना, गीतों की रचना, सर दोनों में क्या अंतर होता है और क्या कुछ सर उसमें देखना पड़ता है? अगर आप सर हमें कोई गीत सुनाना चाहें तो और मज़ा आएगा हमें। गीत जो है वो हमारी
मन की संवेदनाओं से जुड़ा होता जी। है। हास्य के लिए हमको दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे हास्य निकलेगा इससे। जी। लेकिन गीत हमारे दिल से निकलता है, जो भी हमारा मन चाहता है, जो भी हम कहना चाहते हैं, वो शब्दों में पिरो के गीत बना देते हैं। हास्य का ऐसा है कि अब जैसे कोई भी चीज़ हुई, तो जैसे एक बार मैं अपने घर में ही था, कोरोना था, लॉकडाउन लगा हुआ था जी। तो कभी सम्मेलनों में जाना आना नहीं था, तो मैं ऐसा ही बैठा हुआ था, तो पता नहीं क्यों मुझे लगा कि यार चलो अपने आप को ही सुनाते हैं। जी। तो मैं अपने आप को ही सुनाने लगा, तो मेरे मन में एक विचार आया, तो मैंने अपनी पत्नी को बुलाया। मैंने कहा यार मैं अपनी भड़ास निकालने के लिए खुद को ही कविता सुना रहा हूँ और ये पड़ोसी सुन रहे होंगे तो पता नहीं क्या समझ रहे होंगे। जी जी जी। तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि कोई कुछ नहीं समझ रहा, सबको पता है कि पड़ोस में पागल कभी कभी हाथ से ऐसे भी आ जाता है जी। लेकिन गीत जो है वो हमारे अंदर की संवेदना। मेरा एक गीत काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, जी सर, भारत स्वागत माता है। के ऊपर मैंने लिखा। तो वो गीत कैसे बना, जी। मेरा जहाँ पे काम है वहाँ से एक भिखारन निकलती है रोज, तो वो नहीं निकलती, तो उसकी स्थिति वाकई में इतनी दयनीय है कि किसी को भी देख के दया आ जाए। जी। और उस दिन 15 अगस्त का दिन था और पानी गिर रहा था, बिजली कड़क रही थी। जी। तो वो भिखारन जैसे ही आई तो एक आदमी ने उसको 20 रुपए के चने लेकर दिए और पानी की बोतल दी। गुस्से में उसने बोतल फेंक दी और वो चने उस आदमी के मुंह पे मार दिए, क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे, उसको ये सब सामान नहीं चाहिए था। लेकिन सबने उसको कोसा। और मैं तो कवि हूँ, मेरे अंदर की जो भावनाएं आई वहाँ भी वो मेरे अंदर ये आई कि यार 15 अगस्त का दिन है और ये इस वेश में आई है, ऐसा लग रहा है जैसे 15 अगस्त के दिन भारत माता इस रूप में आके हमसे कुछ कहना चाहती है। ये अंदर से निकला, ये दिल से निकला। जी जी। तो इतने में बिजली जब कड़की तो सबसे पहली पंक्ति यही बनी कि चीर दिया बिजली ने सीना घिरती हुई घटाओं का, जैसे कोई महल गिरा हो गुड़िया की आशाओं का। तो ये अंदर से निकला, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा जी। ये दिल से चीज निकली। तो गीत जो है हमारे मन की संवेदनाओं से निकल के बाहर आता है। और गीत में आपको सुनाता हूँ, एक मन का गीत आपको सुना। जी सर, बिल्कुल स्वागत है सर। टूट कर विश्वास बिखरा मर चुका एहसास है। क्या बात है। टूट कर विश्वास बिखरा मर चुका एहसास है। क्या करें उसका भरोसा जो सभी का खास है। क्या बात है सर। टूट कर विश्वास बिखरा मर चुका एहसास है। जी रहा निद्रा रहित एकांत की कड़वाहटों में। जी रहा निद्रा रहित एकांत की कड़वाहटों में। ढल रही व्याकुल निशाएं नित बदलती करवटों में। ढल रही व्याकुल निशाएं नित बदलती करवटों में। बहुत बढ़िया सर, बहुत। शांतिमय वातावरण ये, शांतिमय वातावरण ये आंधियों का ग्रास है। क्या करें उसका भरोसा जो सभी का खास है। टूट कर विश्वास बिखरा मर चुका एहसास है। बेतहाशा है हताशा हर तरफ केवल निराशा। बेतहाशा है हताशा हर तरफ केवल निराशा। घोर अंधियारे में दीपक क्या करे जुगनू से आशा। बहुत बढ़िया। घोर अंधियारे में दीपक क्या करे जुगनू से आशा। एक मरुस्थल का पथिक हूँ, एक मरुस्थल का पथिक हूँ, सह रहा जो प्यास है। क्या करें उसका भरोसा जो सभी का खास है। टूट कर विश्वास बिखरा मर चुका एहसास है। और इस गीत की जो पंक्तियां अंतिम मुझे अच्छी लगती हैं। जी सर, स्वागत है सर। विवशता के अंधेरों में कामना रूपी दिया। क्या बात है।
विवशता के अंधेरों में कामना रूपी दिया जल नहीं पाया, कभी इस वेदना का विष पिया जल नहीं पाया, कभी इस वेदना का विष पिया। मैं भंवर में फंस गया हूँ, मैं भंवर में फंस गया हूँ, लहर का मोह पाश है, क्या करें उसका भरोसा जो सभी का खास है, टूट कर विश्वास बिखरा मर चुका एहसास है। बहुत खूब सर, बहुत सर। माहौल थोड़ा काफ़ी हो चुका है, थोड़ा मस्ती में आता है सर। हमने काफ़ी बार आपको सुना है कि आप लाइव सर लोगों को रोस्ट करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि अपने ही चैनल पे आप सर हमारे, अभी आपने जो देखा चैनल को सर, थोड़ा सा अगर हमारे बारे में रोस्टिंग करें तो नहीं सर, थोड़ा मज़ा आएगा कि क्योंकि सर मैं इसलिए चाहता हूँ कि हमने काफ़ी बार सुना है और आजकल जो कॉमेडी चल रही है सर, कि कहा जाता है कि लाइव रोस्ट करने में बहुत सारे आजकल जो युवा हाथ से कवि बन रहे हैं, तो ये सर उसमें कहीं ना कहीं गालियों को लेकर आते हैं। तो इससे हम ये सीख देना चाहते हैं कि लाइव रोस्टिंग भी एक सकारात्मक तरीके से कैसे की जा सकती है, इसलिए मैं चाहूँगा इसे करने के लिए। बिल्कुल। अब लाइव रोस्टिंग में क्या करूँ आपकी, क्योंकि हम हाथ से कवियों के साथ घटनाएं गंभीर हो जाती हैं। जैसे जब से आप पॉडकास्ट के लिए बैठे हैं जी, तो आपका जो कैमरा है वही साथ नहीं दे रहा वही बार बार कह रहा है कौन ले इसका, छोड़ो, बंद हो जा रहा है। जी सर, मेरा मानना ये है कि जो आपने बात निकाली लाइव रोस्टिंग की, तो रोस्टिंग के नाम पे हम कुछ ऐसा ना करें किसी को बुरा लगे जी। हम वहीं से बात निकालते हैं तो इस तरह से निकालते हैं कि सामने वाले को हंसी आए, हंसी और बुरा ना लगे सर, हमारा वो भी हो जाए जी। तो बहुत अच्छी बात है सर, यही चाहते थे कि जो आजकल वो कहीं ना कहीं सर गालियों के माध्यम से भी जो चल रहा है उसको क्या कह सकते हैं। सर कभी ऐसा मंच पर आपके साथ ऐसा कोई हुआ हो सर, ऐसी घटना हुई हो कि जब आप कविता सुना रहे हो, आपके जो साथी कवि हैं या फिर सामने कोई ऐसा दर्शक हो वो बोर होकर सो गया, या फिर कई बार कि कुछ कवि ऐसे होते हैं जो सुनाते सुनाते इतने ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि माइक हिल गया, फिर माइक गिर गया। सर ऐसी कोई घटना जो मज़ेदार घटना आप साझा करना चाहें? ऐसी घटना हुई है कई बार। एक बार एक कवि महोदय थे, उन्होंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी जी। पुराने कवि थे वो जी जी। पहले ऐसा चलता था, पहले के कवि ड्रिंक करके मंच पे चढ़ते थे जी। आज ऐसा नहीं है। आज ये अच्छी बात है कि आज जो कवि हैं वो ये इन सब चीज़ों में नहीं जी। तो एक कवि ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली कि वो जब माइक पे खड़े हुए तो मुश्किल से 5-10 मिनट ही खड़े हो पाए और नीचे गिर गए। तो श्रोताओं ने उनको उठा के बिठाया, बोले भैया इनको बिठाओ, आराम कराओ। ऐसी घटनाएं होती हैं। जो आप कह रहे हो कि सोने की बात, खैर ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन जीरापुर करके एक जगह है जी, राजगढ़ जिले में शायद। जी जी जी। वहाँ हम एक कवि सम्मेलन में गए और वहाँ जब कवि सम्मेलन शुरू हुआ उस समय सामने 4-5 हज़ार श्रोता थे जी, और कवि थे 10। तो 10 कवि, जो आखिरी जो कवि थे अध्यक्ष था, वरिष्ठ कवि थे जी, तो उनकी आदत क्या है, वो अच्छे कवि हैं, देश के वीर रस के बड़े कवि हैं, उनकी आदत क्या है, वो जब माइक पे खड़े हो जाते हैं 1.5 से 2 घंटे हटते नहीं है 2 घंटे, और उस 2 घंटे में 1.5 घंटे तो वो इधर उधर की बातें करते हैं। तो जब उनका क्रम आया तो उस समय श्रोता मुश्किल से 200-300 बचे थे, सारे श्रोता चले गए। अब जब 200-300 श्रोता बचे और वो खड़े हुए तो उन्होंने वही बातचीत नॉर्मली करना शुरू की और उनकी बातचीत से लोग बोर होके जाना आना शुरू कर दिया जी। लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। सामने मात्र एक श्रोता बैठा, अब वो नीचे दरी बिछी हुई थी तो बैठने में उसे दिक्कत हो रही थी, तो कहीं वो यूं करे, कहीं वो यूं करे, एडजस्ट होने की कोशिश करे कि क्या कैसे करूं। तो मात्र एक श्रोता बचा, तो उन्होंने कहा कि देख भाई ऐसा है, हमारी तो आदत है, हम तो खाली दरी को भी सुना सकते हैं, तुझे दिक्कत हो रही है तो तू चला। और जैसे ही उन्होंने कहा वो श्रोता उठकर और फिर उन्होंने अब कवियों की तरफ मुंह करके हमें शुरू कर दी। ऐसा हो गया। बहुत सही। सर थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है सर, काफ़ी सारे शायरों को देखते हैं आजकल एक कवियों को, तो हम आज सुन भी रहे हैं, मेरे साथी भी काफ़ी सारे से दोस्त हैं, तो ऐसा होता है उनके साथ कि वो लिखना इसलिए शुरू करते हैं कि शायद अगर दिल टूट गया तो लिखना शुरू कर रहे हैं, कुछ ऐसी घटना हो गई तो लिखना शुरू कर रहे हैं। तो सर आपकी लिखने के पीछे की कहानी सर, ऐसा कुछ था क्या आपकी युवा अवस्था में, ऐसा कुछ
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा दिल कभी नहीं टूटा। तभी सर हाथ से कभी सुन नहीं, मैं हाथ से कभी शादी के बाद बना। अच्छा उसके पहले सर? दरअसल मैंने आपको बताया कि मैं टीवी देख रहा था, एक कार्यक्रम उस पर आया जी कवि सम्मेलन जी का, जी तो मेरे अंदर का कवि अपने आप जागृत हो गया। तो मैं उनको देख के खुद वैसे तुकबंदी करने लगा। जी तुकबंदी में करने लगा। तो लोग मुझसे कहने लगे आप कवि हैं क्या? तो मैंने कहा वो क्या होता है? तो बोले ये जो आप कर रहे हो कविता है। जी। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं आप लिखा करो, तो वैसे ही लिखना मैंने शुरू किया। हाँ जी। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि सर आपका जो सफ़र था वाह भाई वाह के मन से, जो आज कहीं ना कहीं सभी देश, मैं भी बहुत सुनता हूँ उसको, उसके सर सफ़र के बारे में बताना चाहिए, या फिर जो हमारे नए युवा कवि हैं उनको सर उस सफ़र तक पहुँचना हो तो सर उसकी क्या कहानी रही है, या फिर उस दौरान की सर कोई घटना आप जो साझा करना चाहें हमारे साथ? वाह भाई वाह का शो देश के सभी कवियों के लिए जो है एक अमृत के समान रहा। जी सर। और ख़ास तौर पे युवा कवियों के लिए। और उस कार्यक्रम से कुछ युवा ऐसे हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हो गए, जिनको पहले लोग नहीं जानते थे आज, लेकिन वो देश के सबसे व्यस्तम कवियों में से हो गए हैं, है ना। तो वाह भाई वाह का शो तो बहुत हम कवियों के लिए काफ़ी अच्छा रहा। मुझे याद आता है कि मुझे किसी ने नंबर दिया था वाह भाई वाह के शो पे जाने के लिए, हमको वीडियो भेजना पड़ता है जी। तो मुझसे किसी ने कहा कि आप इस नंबर पे अपना वीडियो भेजिए, तो अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो आपको बुलाएंगे। मैंने उस नंबर पे अपना वीडियो भेजा और एक हफ्ते में मेरे पास एक फ़ोन आया जी। तो उन्होंने कहा कि हम वाह भाई वाह शो से बोल रहे हैं और आपको आना है। तो मुझे लगा कि मजाक। तो मैंने कहा कि भाई क्यों मजाक कर रहे हो? तो बोले नहीं मैं सच कह रहा हूँ आपको, आपकी ये डेट है, दो डेट में से आप कौन सी डेट दे पाएंगे? तो मैंने कहा मैं दोनों में फ्री हूँ। मैं वहाँ गया और वहाँ आदरणीय शैलेश लोढ़ा सर से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। ख़ास तौर पे वो जितने बड़े व्यक्ति हैं उतने सहज, मतलब जितना वो स्टारडम उनका है ना, वो स्टारडम कहीं से कहीं नहीं दिखा कि ये इतने बड़े स्टार हैं। बहुत बड़ी सहजता से उन्होंने हम कवियों को बुलाया, और मैं क्या जितने भी लोग जाते थे सबको नाम लेके बुलाते थे। ऐसा अपना तो दिखता था कि हाँ ये हमें काफ़ी समय से जानते हैं। और उन्होंने हमको बहुत अच्छे से सुना। यूट्यूब पे हमारी एक रचना उनको याद थी, तो उन्होंने कहा कि क्या सुनाओगे? तो जैसे ही हमने सुनाया तो उन्होंने कहा यार तुम्हारी वो रचना भी है, वो वाली भी अच्छी है, वो सुनाओ। तो इस तरह से जब उन्होंने हमसे बातचीत की तो लगा यार कि बड़े लोग इस तरह से होते हैं इससे। और फिर बाकी तो सब लोग जानते ही हैं कि वहाँ क्या हुआ। काफ़ी फैम मिला मुझे भी। सर उस दौरान की सर कोई ऐसी घटना जो मनोरंजक रही हो और सर आज आप भी उस चीज़ को जब सोचते हैं तो कहीं ना कहीं मन गुदगुदाने लगता है, ऐसी कोई घटना बताना चाहें हमसे? तो वाह भाई वाह से इस तरह की घटना तो नहीं रही मेरी, लेकिन हाँ एक घटना रही, बड़ी अजीब सी घटना थी। दरअसल क्या था कि मैं शूज़ कम पहनता हूँ जी। तो शूज़ में कम पहनता हूँ तो मेरे कबर्ड में शूज़ रखे हुए हैं 4-5 जोड़। तो मैं जब वाह भाई वाह का पहला शूट मैंने किया करने गया तो मैं ऐसे ही बिना देखे एक जोड़ शूज़ निकाले और रख लिए कि हाँ वहाँ पहन लूँगा, लेकिन वो पता नहीं कब से रखे थे, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। अब वहाँ मैंने पहन लिए और पता चला कि वो इतने कमज़ोर थे कि जैसे ही मैं पहुँचा नीचे की उसकी एड़ी निकल गई बाहर। अब मैंने कहा यार ये बड़ी बेइज्जती होगी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप हम यहाँ पे शूज़ भी आपको दूसरे दे देंगे। फिर उन्होंने शूज़ कपड़े सब वो उन्हीं की तरफ से मिलता था। अच्छा। तो उसके बाद तो जब भी वो बुलाते थे तो मुझे शाम को 7 बजे फ़ोन करते थे कि आपको सुबह 9 बजे स्टूडियो आना है जी। तो शाम को 7 बजे फ़ोन करते थे, रात को 11 बजे की 10 मिनट पे फ़्लाइट होती थी, उसमें मेरा टिकट करा देते थे जी। और मैं केवल नॉर्मल एक बैग लेके पहुंच जाता था कि बाकी सारी व्यवस्थाएं तो खुद ही करेंगे। सर ये बहुत अच्छी है सर, वाकई सर आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आ रहा है और हमारे दर्शक भी सर इसका आनंद उठा रहे होंगे। सर आने वाले समय में जो हमारे नए कवि हैं, जो लेखक हैं, जो हास्य कविता के अपना भविष्य देख रहे हैं, गीत में अपना भविष्य देख रहे हैं, तो उनको आप क्या सीख देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए मैं नए कवियों से केवल ये कहना चाहता हूँ कि ग्लैमर में आके मत लिखिए जी, क्योंकि ग्लैमर में आके आप अगर लिख रहे हो जी तो अधिकांशता मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कॉपी हो रहा है। बड़े कवियों से मतलब काफ़ी बड़े कवियों को देख रहे हैं कि ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं, उनको लोग सुनते हैं, तो उन्हीं की तरह वो लिखने का प्रयास करते हैं, उन्हीं की तरह पढ़ने का प्रयास करते हैं।
तो मेरा मतलब ये है कि आपको अगर इस क्षेत्र में आना है जी तो खूब पढ़िए, जितना हो सके उतना ज्ञान अर्जित करिए, और अपने से जो बड़े कवि हैं जो मंचों पे जाते हैं उनको सुनिए, लेकिन सुन के उनको ऑब्जर्व मत करो। मतलब ऐसा नहीं कि आप उन्हीं की तरह बोलने लगो, उन्हीं की तरह लिखने लगो, जो कि अधिकांशतः हो रहा है। जी खूब पढ़ो, पढ़ के और मौलिक रचनाएं लिखने का प्रयास करें, और जैसा भी भले ही आप कम लिखें लेकिन अपना करें, वो ज़्यादा अच्छा है। जी, कहीं ना कहीं उनको अपने तरीके से सोचना होगा। Yes. सर हम देखते हैं कि जब भी आपका नाम आता है या फिर अभी कवि जी हमारे संजय सिंह जी इनका भी नाम आता है, तो सर एक रोचक बात निकल के सामने आती है जो उनकी वायरल होने की वो फेसबुक की लाइव वीडियो की थी। सर वो अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से एक बार सबको दोबारा बताना चाहें, क्योंकि सर मैं भी इससे पूर्व अनभिज्ञ हूँ, चीज़ें को थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया बट उतना नहीं जान पाया। सर आपके मुखारबिंद से सुनना चाहेंगे हम। ये तो किस्मत थी, मेरी किस्मत थी कि भाई मेरे हाथों हुआ जी। ऐसा संजय सिंह जी को किसी ने मेरा नंबर दिया था जी संजय सिंह जी ने मुझे फ़ोन किया कि दीपक जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, जी मुझे किसी ने आपका नंबर दिया है, तो मैं भी लिखता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप आइए मिलने। तो मैंने उन्हें अपनी शॉप पे बुलाया मिलने, जी उनसे कुछ कविताएं भी सुनी। उसके बाद उनको 3-4 गोष्ठियों में भी वहाँ आसपास मैंने भेजा। जी अचानक से एक दिन वो मेरे शॉप पे आए जी और हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो मेरे मन में पता नहीं क्यों आया, मैंने कहा अरे क्या गीत सुनाओ, और उन्होंने गीत सुनाया और मैंने सहजता से उसको अपने फेसबुक पे लाइव कर दिया। लाइव करने के बाद मैंने फेसबुक बंद रख दिया, मोबाइल रख दिया। 1 घंटे हम लोगों की बातचीत हुई, वो चले गए। जाने के बाद मैंने ऐसे ही मोबाइल उठा के देखा कि कितने व्यू आए। वो हमारा सर नॉर्मल सी बात है, मैं भी चेक करता हूँ हम चैनल वीडियो कैसे आ रहे हैं, रिस्पॉन्स क्या है। तो मैंने देखा 1 घंटे बाद जब मैंने चेक किया तो उस पर 1 लाख व्यू, 1 लाख जी 1 लाख से ऊपर ही थे जी। तो मैंने कहा गजब। मैंने संजय सिंह जी को फ़ोन किया जी। अच्छा वो इतने सीधे हैं जी। उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब बधाई हो, आपका गीत तो चल गया वायरल। मतलब मैं समझा नहीं। अरे मैंने कहा कि आप जो अभी लाइव चलाया था मैंने, काफ़ी लोग उनसे देख रहे हैं उसको। जी। तो कह रहे पता नहीं सर मैं घर जा रहा हूँ अभी। उनको समझ नहीं आ रहा अभी कि हुआ क्या है मेरे साथ। तो मैंने कहा ठीक है। शाम को मैंने देखा तो 1 मिलियन। ओह। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब बधाई हो, आप वायरल हो गए हो। मैं पता नहीं आप क्या कह रहे हो भाई साहब, मैं समझा नहीं। जी जी जी। सर कहा भी जा रहा है कि आजकल की सर हमारी जो आखिरी पीढ़ी होगी है जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, सोशल मीडिया के बारे में नहीं पता, सर वो हम सर से देख सकते हैं। जी 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 जी। तो फिर मैंने तब कुछ नहीं कहा, दूसरे दिन फिर उस पर 4 मिलियन थे। ओह। तो मैंने उनसे कहा भैया दादा वायरल हो गए हो, चल गए हो आप, खूब लोग सुन रहे हैं जी। और खूब शेयर कर रहे हैं आपको, मतलब आप स्टार बन गए हो। जी। आ रही समझ में? अब समझ में आ रही है कि नहीं? जी। अच्छा अरे फिर भी नहीं अभी पूरी समझ नहीं पा रहे हो। अरे धन्यवाद शुक्ला जी, जी, पता नहीं। अब उनको कैसे पता चला? जी। मेरे पास फोन आने लगे रात को 2-2 बजे। जी। अब वो मुझे संजय सिंह समझ रहे हैं क्योंकि अच्छा। मेरे फेसबुक से आपके तो जी लगा मैं ही हूँगा। सर आई लव यू सर, आपने क्या गीत गाया सर। अरे मैंने कि भैया मैं नहीं हूँ वो कोई और है, मैंने तो केवल उसको लाइव चलाया था। तो बोले नहीं सर आप भी इतने ग्रेट हो कि आपने ऐसी प्रतिभा पूरे देश में पूरी दुनिया में पहुँचाई। मैंने कहा नहीं धन्यवाद। बोले आप सर प्लीज़ उनका नंबर दे दीजिए। तो मैंने उनका नंबर देना शुरू कर दिया। अब जब नंबर देना शुरू कर दिया तो उनके पास रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे फ़ोन आ रहे हैं जी। और रात भर फ़ोन पे लोग परेशान कर रहे हैं, सर आई लव यू सर, और रोते रोते बात कर रहे हैं। मेरी मम्मी से बात कर लीजिए सर जी, मेरे पापा से बात कर लीजिए सर, मेरी बहन से बात कर लीजिए। तो संजय सिंह जी का फ़ोन आया जी, बोले दीपक जी। मैंने कहा आपसे एक निवेदन है, प्लीज आप मेरा नंबर मत दीजिए। आप समझ में आया क्या हुआ? आप वायरल क्या हुआ? हाँ मुझे मैंने कहा ठीक है। तो इस तरह से सर वो कविता हमने भी सुनी है कहीं ना कहीं, बाबुल जो कविता थी, अगर आप भी सुनना चाहें उस कविता को तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे और सुनिए। बिल्कुल वो एक बेटी की पुकार है जो जाते जाते जाएगी समय अपने पिता से कहती है, सच बात पूछती हूँ। सर अगर थोड़ी लाइन सर आप अपने मुखार में सुना जाए थोड़ी सी सर। इतनी तो याद नहीं। हाँ जी।
एक बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, संजय सिंह जी की पंक्तियाँ हैं। जी सर, शायद। एक बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बहुत और बढ़िया ये सर। इतनी वायरल हुई कि लोगों ने इस पे पैरोडी बनाना शुरू जी। कर दिया और कई बड़े बड़े कवियों ने इसके उत्तर देना शुरू किए। अच्छा। और मेरे पास कई भोजपुरी फिल्मों के जो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके फ़ोन आए जी। कि आप संजय सिंह जी का हमको नंबर दे दें, हम उनको अपनी फिल्म में उनके गीत को लेना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। तो काफ़ी वायरल हुए। अब सर आप जब उस पल को सोचते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि मेरे हाथों से जो चीज़ हुआ है सर, उसके बारे में। हाँ, मुझे ये अच्छा लगता कि चलो ये अच्छी चीज़ मेरे हाथों होना लिखी थी। जी। दूसरा, हम काफ़ी लड़े भी उनके लिए। जब हमें पता चला कि उनके गीत को लोग अपने नाम से शेयर कर रहे हैं, खुद अपने गा रहे हैं और नाम संजय सिंह जी का नहीं लिख रहे हैं, जी। तो हम फिर उनसे बात करते थे, बहस होती थी और फिर हम उनका नाम ऐड करवाते थे कि भाई जो इसके मूल रचयिता हैं वो संजय उनको सिंह मिलनी जी हैं, चाहिए। उनको जी। श्रेय मिलना चाहिए, उनका नाम लिखना चाहिए। तो जी। ऐसे करके संजय सिंह जी आज। सर बिल्कुल सर, आपके साथ जो बात हमने की है काफ़ी ज्ञानवर्धक रही है और हमारे जो दर्शक हैं, जो कभी नए देख रहे होंगे, उनको भी अच्छा लग रहा। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक से एक? देखिए, मैं दर्शकों को केवल यही मैसेज देना चाहूँगा एक हास्य कवि के रूप में कि हंसते रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और अपने बच्चों को और स्वयं को फूहड़ कॉमेडी से दूर रखिए। एक स्वच्छ हास्य और फूहड़ हास्य में अंतर पहचानने का प्रयास करें। आजकल जो टीवी पे और रील में जो चल रहा है, इन सब चीज़ों से दूर रहें और इससे आपके संस्कार भी जो है बर्बाद होने से बचेंगे। और हमारे, क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है, लॉर्ड मेकाले करके एक जी जो थे, उन्होंने कहा था कि किसी देश को बर्बाद करना है तो आप उसके संस्कारों को, उसकी सभ्यता को, उसकी शिक्षा को बर्बाद कर दो, पूरा देश नष्ट हो जाएगा। जी। तो हम ऐसा ना करें, हम अच्छे और बुरे को पहचानना सीखें। सर जाते जाते अगर आपको कोई एक अच्छी सी रचना जो हमें गुदगुदाते हुए चली जाए। एक मन की रचना मैं आपको जी सर, स्वागत है। सुनाना चाहता हूँ। जी। छोटी सी रचना है। मैंने प्रयास किया इस रचना में कि पूरे विश्व के जो देश हैं उनको शामिल करने का प्रयास किया। मैंने एक समय सोचा था कि यार आजकल आए दिनों विश्व युद्ध की धमकियां देते हैं एक दूसरे को देश, परमाणु हमले की धमकियां देते हैं। तो मन में ये आया कि परमाणु की जगह अगर प्यार मोहब्बत का बम बना होता जी तो क्या होता। क्या बात है। तो मैंने इस पे लिखा था कि परमाणु की जगह प्यार का अगर बनाते बम, परमाणु की जगह प्यार का अगर बनाते बम, खून बहाते नहीं सभी को गले लगाते हम। बम चिक बम 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 चिक बम बम, बम चिक बम 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 चिक बम बम। आतंकी का मतलब होता अगर सेंटा क्लॉज यहाँ, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। आतंकी का मतलब होता अगर सेंटा क्लॉज यहाँ, फिर तो स्वयं बुलाते बच्चे यारों उनको रोज यहाँ। सरहद पर पहरे ना होते पिकनिक होती शान से, सरहद पर पहरे ना होते पिकनिक होती शान से। मम्मी को मिलने आ जाते मामू पाकिस्तान से। क्या बात है सर, बहुत खूब। और चाइना की मौसी को जीभ चिढ़ाते हम। बम चिक बम 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 चिक बम बम। हमारे यहाँ कहते हैं कि घर की मुंडेर पे कौआ बैठता तो मेहमान आने वाला है। जी जी। और नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाया जाता है। तो ये चीजें मैंने अपनी इन पंक्तियों में ली है। अफ्रीका में भी काले लोग पाए जाते हैं, इनको याद रखना। अरे अमेरिकन गोरी जब प्यार से हमें पुकारा करती थी, क्या बात है सर। अमेरिकन गोरी जब प्यार से हमें पुकारा करती थी, फिर अपनी अफ्रीकन चाची नजर उतारा करती थी, फिर अपनी अफ्रीकन चाची नजर उतारा करती जी। सरहद पर जब कौआ कोई काव काव करके जाता, सीमा पर जब कौआ कोई काव काव करके जाता, रूस भाई यूक्रेन की शादी का न्योता देने आता। तो बांग्लादेशी चाचा जी भी ये गाते हरदम, बम चिक बम 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 चिक बम बम,
बम चिक बम 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 चिक बम बम। और मेरी सबसे अच्छी जो पंक्तियां मुझे जी अच्छी सर, लगती स्वागत हैं, है सर। जब भूटानी बहन बनाती अपने हाथों से डोसा, आहा। जब भूटानी बहन बनाती अपने अपने हाथों से डोसा, खाते जापानी फूफा जी और इजराइल के मौसा, खाते जापानी फूफा जी और इजराइल के मौसा, मस्ती करते कजिन हमारे जर्मन इटली ईरानी, मस्ती करते कजिन हमारे जर्मन इटली ईरानी, लाड़ दिखाकर उन्हें डांटती अपनी लंदन की नानी, क्या बात है तभी फ्रांस के नाना कहते ओ मैं सन कम कम, बम चिक बम 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 चिक बम बम। जब लड़की बड़ी हो जाती है जी सर, तो माता पिता को उसकी शादी की फिक्र चिंता लगती होने है, जी। लगती है, तो जो उनके बीच बात होती है उसको मैंने यहाँ पिरोया है। स्वागत है सर, स्वागत है। न्यूजीलैंड की ताई ताऊ ऑस्ट्रेलिया से कहती, क्या बात है। न्यूजीलैंड की ताई ताऊ ऑस्ट्रेलिया से कहती, शादी लायक हुई सीरिया तुम्हें नहीं क्यों सुध रहती, क्या बात है। शादी लायक हुई सीरिया तुम्हें नहीं क्यों सुध सुध रहती। रहती, ए जी वो इराक आए हैं टर्की का रिश्ता लेकर, ए जी वो इराक आए हैं टर्की का रिश्ता लेकर, बात करो पक्की दहेज में कुएं तेल के ले देकर, आए हैं। तो जिम्बाब्वे के संग भागी तो क्या कर लेंगे हम, बम चिक बम 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 चिक बम बम। गीत बड़ा है जी। लेकिन अंतिम कुछ पंक्तियां सुनाता जी सर, हूं। स्वागत है सर। बहुत अच्छी, मुझे ये पंक्तियां भी अच्छी लगती हैं जी। कि कतर बुरनई मिस्र मुरक्को कहते ये ओमान से, आहा। कतर बुरनई मिस्र मुरक्को कहते ये ओमान ओमान से, से, यार चलो हम मिलकर आए भारत भाई जान से, यार चलो हम मिलकर आए भारत भाई भाईजान से। ऐसा यदि माहौल हो गया सारी दुनिया देश में, आहा। ऐसा यदि माहौल हो गया सारी दुनिया देश में, युद्ध नाम की चीज नहीं होगी अपने परिवेश में, मस्ती भरा सुहाना होगा ये सारा आलम, बम चिक बम 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 चिक बम 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 चिक बम 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 चिक बम बम। सब बहुत खूब से रचना थी और सच में ही हमें लाग जाते सर वो, क्योंकि बम चिक बम बम हमने सुनी है, बचपन में लाइन सुनी थी सर। सच में आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप हमारे सेकंड एपिसोड में भी जरूर आएँ। तो अगर आप सबको भी हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगली बार सर के साथ एक बार फिर से मुलाकात करेंगे और इस पॉडकास्ट सीरीज का सेकंड एपिसोड में लेके आएंगे, जिसमें हम सर के व्यक्तिगत जीवन के अनछुए पहलुओं को छूने का प्रयास करेंगे और उनके व्यक्तिगत जीवन की और गहराइयों में जाने का प्रयास करेंगे। तो मिलिए, एक साथ ही चलते हैं। तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।